दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ। मेक इन इंडिया प्लान चल रहा है इस पे कि हम अपने प्लेन्स बनाएं, चाहे इंजन उनका लगा दे, कोई बात नहीं। पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नए लखपति करोड़पति बन रहे हैं, तो वो भी फ्लाई करना शुरू कर रहे हैं, ट्रेन से मूव हो रहे हैं प्लेन पे। उसके बावजूद भी इतनी कंपनियां बंद क्यों होती है? यू वोंट बिलीव, एयरलाइन का नुकसान तो ऐसे होता है 10 करोड़ पर डे, 20 करोड़ पर डे, ऐसे होता है नुकसान पर डे। हर चीज आप इतना कॉम्पिटिटिव रख लेते हो मतलब कि फिर आप झेल नहीं पाते हो। हाँ, एयरलाइन कैप्टन बनना, पायलट बनना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसे ये सपना नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कॉस्ट। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। घर की जमीनें बेची, गोल्ड बेचा, सब कुछ कर दिया, सबसे लोन, सब कुछ किया। करियर अपॉर्चुनिटीज आज के डेट में कितना है? क्योंकि अभी तो लगता है कि बहुत ज्यादा पायलट बन रहे होंगे पहले के मुकाबले। आई वाज सिटिंग एट होम फॉर 2 years। जहाँ भी जॉब के लिए जाते यही होता कि भाई तुम किसी को जानते हो, यू नो समबडी। एयरलाइन इंडस्ट्री में जेंडर इक्वालिटी, जैसे ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये सब मैनली जॉब। लड़कियां प्लेन कैसे उड़ाएगी? मैनली है। तो थोड़ा पहले था ऐसा। अच्छा। थंडर स्टॉर्म्स कई बार होते, बिजली कड़कती है उसके ऊपर, तो वो प्लेन कैसे डिजाइन है कि वो बिजली अगर गिरे प्लेन के ऊपर तो वो सर्वाइव कर दे? बिजली नीचे गिरती है, आप ऊपर उड़ रहे हो। जो क्लाउड्स होते हैं उसमें बर्फ भी होता है। ओहो, पानी के अलावा बर्फ भी होता है, एकदम हार्ड पत्थर, चट्टान। तो पत्थर जब लगता है ना, तो वो मतलब लिटरली प्लेन का हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। दोस्तों, आज हम जहाँ भी है, जो भी है, वो हमारी सोच, हमारी माइंडसेट की वजह से होते हैं। कई लोग ऊंची उड़ान भरने का सपना देखते हैं, कई लोग आसमान को ही अपनी मंजिल बना लेते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में एक ऐसी गेस्ट हैं जो हजारों लोगों को रोज उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। कैप्टन टीना गोस्वामी जी, हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। थैंक यू। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि आपका करियर और बैकग्राउंड क्या है? आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन फ्रॉम मध्य प्रदेश। आफ्टर 12th आई स्टार्टेड फ्लाइंग एंड आई हैव बीन फ्लाइंग इन एयरलाइन फॉर पास्ट 25 years। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री में करियर का क्या स्कोप है, कितना खर्चा आता है, लड़कियों के लिए ये करियर कैसा है। तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो एक जनरल माइंडसेट है कि एयरलाइन कैप्टन बनना, पायलट बनना, ये अमीर लोगों का सपना है। एक कॉमन मैन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसे ये सपना नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कॉस्ट। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये सोचें कि एक सिर्फ अमीर बच्चा बन सकता है, तो मैं पायलट हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि हम लोग, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इनफैक्ट यू कैन से लोअर मिडिल क्लास। हम लोग नॉर्मल जो ब्राह्मण पंडित होते हैं वो फैमिली से हैं। ओके। एंड हम लोग बहुत रिच नहीं थे, हम लोग लिटरली मिडिल क्लास। एंड मुझे बहुत सारे इनफैक्ट डीएम्स आज भी आते हैं, अगर मैंने कुछ रील पोस्ट किया है या कुछ एनी वीडियो इफ़ आई पोस्टेड, अरे ये तो अमीरों के चोंचले हैं, ये तो बड़े घर के बच्चों के हैं। नहीं, पायलट बनने के लिए पैसा चाहिए ऑफ कोर्स, बट देन यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। जैसे हमने किया, जैसे मतलब अगर आपको बनना है तो आप बनते हो। इफ़ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मतलब अगर मैं ये बोल रही हूँ तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज टुडे आई एम अ पायलट एंड आई एम फ्लाइंग सिंस सो मेनी ईयर्स, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। सिर्फ बैठ के हम लोग घर पे बैठे हैं, रील्स देख रहे हैं, अरे ये तो अमीरों के चोचले हैं, ऐसे नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि लोग प्लेन को देखते हैं ना, तो ये रहता है कि इस पे बैठना है एक बार। What was that moment, एग्जैक्ट मोमेंट जब आपने ये डिसाइड किया कि इसमें बैठना नहीं है, इसको उड़ाना है? जैसे आई विल नॉट से कि मैं बचपन से पायलट बनना चाहती थी, बचपन से मेरा ड्रीम था, ऐसा नहीं है। मैं एक बार डॉक्टर बनना चाहती थी, एक बार कलेक्टर बनना चाहती थी, एक बार फिर किसी ने बोला कि देन फिर मुझे स्पेस में जाना था, फिर मुझे किसी ने बोला IIT कर लो। तो इनफैक्ट आई हैव डन IIT का JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था। मैं एग्ज़ाम देने गई थी इंदौर, और वहाँ पे आई एम फ्रॉम रतलाम, इट्स नॉट अ वेरी बिग टाउन।
तो वहाँ से व्हेन आई वेंट टू इंदौर एंड वहाँ पे हमने प्लेन उड़ते हुए देखे, वहाँ पे फ्लाइंग क्लब है, तो छोटे छोटे प्लेन जो उड़ते हैं अपने फ्लाइंग स्कूल के, दैट टाइम आई सेड वाओ दिस इज अमेजिंग। छोटे प्लेन मतलब चार्टर प्लेन टाइप के? नहीं, जो फ्लाइंग स्कूल के प्लेन होते अच्छा, हैं। हाँ जी, जो ट्रेनिंग के लिए होते हैं। सेस्ना 152, 172, 2-सीटर, 4-सीटर। तो ये वही वाला एक एक्चुअली सीन था कि यू नो एक बच्चा ऐसे नीचे से ऊपर देख रहा है, प्लेन उड़ रहा है, एंड देन यू डिसाइड वाओ आई वांट टू फ्लाई दैट प्लेन। ऐसी सोच आई कि ये उड़ाना है। देन आई रियलाइज दैट दिस इज माई ड्रीम। एंड उसी समय हम लोग गए फ्लाइंग स्कूल। पूछते पूछते मेरे डैड हमेशा मेरे साथ होते थे। एज आई सेड वी आर नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली। हमको देख के बोला पंडित जी आप लोग नहीं कर पाओगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा। देन मेरे डैड जो कि ऑलवेज वो बोलते हैं ना गांव के हैं बट हमेशा गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना। क्या बात है। ही सेड आपको बेटा जो करना है आप करो, यू टेल मी इफ़ यू वांट टू डू इट, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो घर की ज़मीनें बेची, गोल्ड बेचा, सब कुछ कर दिया, सबसे लोन, सब कुछ किया। क्या बात है। यस, तो ऐसा नहीं ऐसे है माता पिता को भाई, oh my जो God, बच्चों के लिए मतलब आई वॉज बोर्न इन 80s, तब तो गांव में पंडित घरों में एक रहता है ना कि 12th 10th किया बच्चे की शादी कर दो। और ये भी होता है ना कि अरे लड़का होना चाहिए। मेरे घर में फ्रॉम माई ग्रैंडफादर जो कि पगड़ी पहनते थे, धोती पहनते थे, अच्छा, मोजड़ी पहनते थे, उनको था कि बेटी होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मेरा बर्थ एज अ गर्ल चाइल्ड, दे सेलिब्रेटेड गर्ल चाइल्ड मोर देन अ बॉय इन अ फैमिली। बहुत ही अलग सोच रही है, बहुत अलग। एंड इट केम फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, देन माई फादर। मतलब लकीली क्या बात है, ऐसे पेरेंट्स हो तो देन यू कैन डू एनीथिंग। तो उस समय आपके टाइम पे क्या खर्च आया था एक पायलट की ट्रेनिंग के लिए? वो टाइम पे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, 99-2000 की बात है। वो टाइम पे आई थिंक आई स्पेंट 15-20 लाख रुपए तो फिर बहुत कॉस्टली उस समय। 15-20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था ना। एंड एक रेटिंग होती है फिर उसके बाद फ्लाइंग, वंस यू कंप्लीट योर कमर्शियल पायलट देन यू हैव टू डू रेटिंग। तो मैंने बोइंग रेटिंग किया था, उसके लिए मुझे 20-25 लाख रुपए लगे थे। तो टोटल मिला के 40-45 लाख लगे थे वो टाइम 2000 में। अभी 26 साल उस समय से गुजर चुके हैं। हाँ, तो जितना आज तो बहुत महंगा होगा। अभी अगर किसी को पायलट बनना है तो 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन है कि आप कन्वेंशनल फ्लाइंग करो, मतलब यू जॉइन द फ्लाइंग स्कूल, जॉइन एनी एकेडमी प्राइवेट, वो आपको क्लासेस करवाएंगे, आपकी फ्लाइंग कराएंगे 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, और फिर उसके बाद यू विल गेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस फ्रॉम DGCA। एक होता है कैडेट पायलट। हाँ जी, कैडेट में यू जॉइन एयरलाइन, लाइक जैसे इंडिगो है, अकासा ने अभी शुरू किया है, एयर इंडिया का है। सो ऑल दीज एयरलाइंस दे हैव नाउ कैडेट पायलट प्रोग्राम। दे आर एक्सपेंसिव, लाइक ऑलमोस्ट डबल तो नहीं है बट ऑलमोस्ट उतना है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट जॉब इज गारंटेड। हाँ, जॉब इज गारंटेड। ओके, तो दे विल हैव द एंटायर प्लान, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा आपका प्लान होता है कि आपका ये इतना ये क्लासेस होंगी, उसके बाद ये फ्लाइंग होगी, एंड देन जूनियर फर्स्ट ऑफिसर एंड ऑल दैट। तो इसमें फिर जो कॉस्ट होगा वो फिर डिडक्ट करेंगे वो सैलरी से भी? नहीं, यू विल हैव टू पे अपफ्रंट लेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे ऑलमोस्ट कैडेट पायलट का जो प्रोग्राम का जो कॉस्ट है वो जाता है 1.5 करोड़ तक। और आप कहती है मिडिल क्लास भी सपना देख सकता है इसको पूरा करने के लिए। See, if you work hard, I'm still telling you, if you work hard, plan properly, I don't think, you can't be lazy, you can't be sitting at home, बस सोच रहे हो और करना है, वो पॉसिबल नहीं है। You can do anything, कुछ भी कर सकते हो आप, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आप देखो जी, so you've come from a small town, but you know, एक स्टूडेंट है जिसे पायलट बनना है, बॉय है या गर्ल है, मैटर नहीं करता। सबसे पहला सवाल कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है पायलट के प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन राइट नाउ 12th विद फिजिक्स एंड मैथ्स। ये अभी DGCA में जा रहा है अप्रूवल कि फिजिक्स मैथ्स हटाना है, बट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। सो एज ऑफ नाउ यू नीड टू बी 12th विद फिजिक्स एंड मैथ्स। गॉट इट, ये नंबर 1। नंबर 2, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 16 से आप SPL कर सकते हो, ठीक है।
फिर उसके बाद PPL आता है, फिर CPL, बट मोस्टली यू स्टार्ट आफ्टर 12th की एज 18 होती है। यू कैन, अगर आपको नॉर्मली फ्लाइंग स्कूल में अगर एडमिशन लेना है तो 16 के बाद यू कैन, बट लाइसेंस आपको 18 के बाद ही मिलेगा वंस यू आर डन विथ योर 12th। ओके, अब पायलट बनने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो ऑफर कर रहे हैं, उनकी भी फीस भारी भरकम ही है। हाँ, 1-1.5 करोड़ आप बता रही हैं। और नहीं, अगर आप कन्वेंशनल कर रहे हो तो इट विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 50 to 75 lakhs। अच्छा, प्राइवेट हाँ, इंस्टीट्यूट। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज हो सकता है कि लाइसेंस मिलने के बाद, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस DGCA देता, आपने Correct। बताया, तो यहाँ पे पहले हम ट्रेनिंग लेंगे। करेक्ट। ट्रेनिंग कितने टाइम का होता है? ट्रेनिंग डिपेंड करता है कि आप, तो हमारे कुछ एग्जाम्स होते हैं वंस, जैसे आप ज्वाइन करते हो कोई भी फ्लाइंग स्कूल, उसके बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। पहले तो आपको मेडिकल क्लियर करना पड़ता है, जैसे Okay। मैंने बोला 12th आपने किया, 12th के बाद आप सबसे पहले मेडिकल क्लियर करो अपना, क्योंकि यू हैव स्टार्टेड एवरीथिंग, आपने सब दाव पे लगा दिया, बाद में पता चला मेडिकली यू आर नॉट फिट, है ना। तो आप 12th कर लो, 12th के बाद आपको मेडिकल करो क्लास 1, पहले तो क्लास 2 होता है। Okay। और DGCA वेबसाइट पे सारे उसके हॉस्पिटल्स के लिंक है। ओके, ठीक है, तो पहले वो check कर लो, अप्रूव्ड, हाँ आप करेक्ट, फिट हो कि नहीं। अप्रूव्ड जो DGCA मेडिकल प्रैक्टिशनर है उन्हीं से आप करो। एंड क्लास 2 मेडिकल होता है, फिर क्लास 1 होता है। जनरली क्लास 2 मेडिकल में अगर आप क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले 12th किया, फिर मेडिकल किया, देन यू ज्वाइन एनी फ्लाइंग एकेडमी, स्कूल, क्लब, व्हाटएवर। फिर वहाँ वो ग्राउंड क्लासेस करवाते हैं। तो या फिर आप पेपर पहले क्लियर कर लो फिर फ्लाइंग कर लो, या साइमल्टेनियसली कर लो। कुछ लोग बाहर अब्रॉड जाते हैं कि फ्लाइंग कर ली फिर आके पेपर क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ भी करना ही पड़ता है पेपर्स। पेपर मतलब एग्जाम होता पेपर्स, है। एग्जाम्स, जैसे हम हर फील्ड में एग्जाम्स होती हैं, ऐसे पायलट बनने के लिए फ्लाइंग की भी एग्जाम्स होती कि है। कितना टेक्निकल नॉलेज है, कितना टेक्निकल नॉलेज है, एयरक्राफ्ट का नॉलेज कितना है, मेट्रोलॉजी है, नेविगेशन है, Rule रेडियोएक्स regulations है, एवरीथिंग। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी सब कर पाते हो। ओके। ये ऐसा नहीं है कि इसमें अगर लिखा है 2 साल है, 3 साल है तो उतना टाइम लगेगा, नहीं। आपने जल्दी पेपर्स क्लियर कर लिए हैं। क्लियर करने के बाद वो लाइसेंस मिलता है फ्लाइंग का। जैसे हमने स्टार्ट किया कि 12th है, मेडिकल है, जॉइनिंग फ्लाइंग स्कूल है, और पायलट बनने के लिए जैसे हमें कैसे डॉक्टर बनने के लिए नीट करना पड़ता है और एग्जाम्स देने पड़ते हैं, वो एंट्रेंस है। उसके बाद आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं 4-5 साल के जो तो भी। वहाँ पे क्या है नीट में कि पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ, हाँ, तो फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे फ्लाइंग करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। ऑफ कोर्स आजकल फ्लाइंग स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी हार्ड। बट पायलट बनने के लिए यू हैव टू क्लियर 5 पेपर्स: एविएशन मेट्रोलॉजी, रेडियो एड्स, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस। ये 5 पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। NRTR पेपर क्लियर करने पे क्या होगा? फ्लाइंग कर ली 200 आवर्स, पेपर्स क्लियर कर लिए, मेडिकल क्लियर है। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ओके। अब आप एलिजिबल हो गए हो टू गेट योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस, फिर आपका लाइसेंस इशू होता है। एंड वंस यू हैव योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यू कैन नाउ अप्लाई इन एयरलाइंस फॉर जॉब। करेक्ट। और ये CPL मिलेगा DGCA से? ये CPL मिलेगा DGCA से। तो DGCA CPL देने के लिए फिर कोई टेस्ट या एग्जाम लेगा? नहीं, ये बस वो एलिजिबिलिटी देखेगा कि 200 आवर्स का फ्लाइंग है, पास आप सारे पेपर्स क्लियर हो गए हैं। और ये पेपर्स कौन कराता है कंडक्ट? आप खुद से भी कर सकते हो। DGCA वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कंप्यूटर नंबर मिलता है। ओके। मतलब यू हैव टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर तो नंबर। ये पेपर्स DGCA ही कंडक्ट कराता है? DGCA ही करते हैं। ओके। ठीक है, तो DGCA वेबसाइट पे सब एवरीथिंग इज गिवन कि एग्जाम्स कब होती है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर नंबर लेना पड़ता है, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कंप्यूटर नंबर के लिए। सो बिकॉज वंस यू हैव दैट नंबर, उसके बाद नाउ यू कैन गिव एग्जाम्स जितनी बार आपको देना है। 1 बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 10 बार हो गए, 20 बार हो गए, यू कैन कीप गिविंग एग्जाम्स। जो एज की लिमिट है 16 तो मिनिमम है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। इट्स वेरी गुड टू डू इट बिटवीन 18 to 30 years. इट्स वेरी गुड टू डू इट विद इन दिस पीरियड, क्योंकि बाद में फिर 30 के बाद अगर आप करना शुरू करते हो तो इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बट जैसे अभी अकासा का जो कैडेट पायलट प्रोग्राम आया है, उसमें उन्होंने एज लिखी 18 to 40 years. अच्छा, मैं भी एलिजिबल हूँ फिर तो। या तो 40 years तक है। अच्छा। या
बट इट्स गुड कि यू स्टार्ट अपना 12th के बाद कर लिया तो ठीक है, बट आई प्रिफर कि बच्चे ग्रेजुएट हों, आप ग्रेजुएशन करो, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव अ डिग्री, कुछ है आपके हाथ में, बिकॉज भगवान न करे कल कुछ हो गया, यू नो, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द मर्सी ऑफ मेडिकल. थोड़ा कुछ बीपी ऊपर नीचे हो गया, you know, something happens, then you don't have anything, प्रॉब्लम आ गई, anything, so at least you should have something in your hand. अच्छा. तो आई साइट का भी कोई लिमिट रहता है ना इसमें? आई साइट का लिमिट होता है 666, विच इज़ लाइक आप उसका ऐसा नहीं है कि आपकी आई साइट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. इवन आप स्पेक्स पहनो, चश्मा लगाओ, उसके बाद भी अगर आप उतना अच्छे से देख सकते हो, जैसे अगर मुझे 1 नंबर है 2 नंबर है पहन लिया, बट उसके बाद एटलीस्ट सर्जरी भी करा लेते हैं. हाँ, उसके बाद एटलीस्ट आई विल बी एबल टू सी क्लियरली. ओके. अच्छा, और कोई हाइट का भी रहता है कि मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए? नहीं, ये कहीं रिटर्न नहीं है, इट्स नॉट रिटर्न एनीवेयर, बट इट्स बेटर इफ यू आर 157 सेंटीमीटर्स एंड अबव. जैसे इंटरनेशनल एयरलाइंस में अगर आप जाते हो तो उनका हाइट क्राइटेरिया आई थिंक दे गिव 162 सेंटीमीटर्स. ओके. सब जगह अलग अलग है. अच्छा. हाँ, कई लोग तो डीजीसीए में कहीं ऐसे ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है हाइट का, बट पर्सनली एयरलाइंस मांगती है, अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं वो लोग कि हाँ कि मुझे कैसे पहले चाहिए. डिमांड होती है तो कुछ नहीं देखते हैं. हाँ. डिमांड नहीं है तो सब चीजें आ जाती है, उनको चाहिए बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट चाहिए. Yeah. समझ गया. तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो एयरलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मुझे अगर पायलट बनना है तो 200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस लेना है, और वो 200 आवर्स की फ्लाइंग एक्सपीरियंस के दौरान ही नो हाउ टेक्निकल डूज डोंट सारे रूल रेगुलेशन वो एयरलाइन, जैसे हम ड्राइविंग स्कूल में कार ड्राइव करना सीखते हैं, हाँ. तो वहाँ पे वो प्लेन को उड़ाना सीख रहे हैं. 200 आवर हो गया, अब मैं पेपर क्लियर करूंगा, डीजीसीए के पास जाऊंगा, पेपर क्लियर हो गए तो 5 पेपर क्वालिफाई करने के बाद, और वो लाइसेंस मेरा फ्लाइंग आवर्स का सर्टिफिकेट. अच्छा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसा भी हो सकता है कि 150 आवर ही फ्लाइंग किया और उसे सर्टिफिकेट दे दिया 200 आवर का? नहीं, ऐसे पहले जो भी जिन्होंने भी ऐसे फेक कुछ किए वो सब बंद हो गए हैं. एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट नाउ. स्ट्रिक्ट है. हाँ, गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो 200 आवर्स, वो मतलब गवर्नमेंट भरोसा करती है उसके सर्टिफिकेट पे? नहीं, तो ये हर जगह रिकॉर्डेड है, एवरीवेयर इट्स रिकॉर्डेड. आपका जैसे अगर आप फ्लाइट पे गए हो, आपने 1 घंटे का फ्लाइंग किया है, तो आपका एयरक्राफ्ट का भी फ्लाइंग आवर्स होता है, जैसे एयरक्राफ्ट कितनी देर उड़ा है, और कौन उड़ा रहा है, आपका पेट्रोल कितना गया है. सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. आप कहीं से भी ये नहीं कर सकते कि कोई बच्चा आधा घंटा करके आए और उसको आप 1 घंटा लिख दो, क्योंकि आप कैसे लिखोगे? आपका एयरक्राफ्ट कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की भी लॉगबुक होती है, फिर पेट्रोल की भी लॉगबुक होती है कि कितना आपने पेट्रोल लिया है, कितना खर्च हुआ है. तो एवरीथिंग उसके ऊपर से ATC, जब आप परमिशन मांगते हो कहीं पे ATC है, वहां भी रिकॉर्डेड है कि इतने बजे ये निकला था, इतने बजे आया था. पायलट कौन है ये एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. टीना गोस्वामी जी जब पहली बार अकेले उड़ाने के लिए कहा गया तो कैसा फीलिंग था? वो तो अब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज डर नहीं लग रहा था कि अकेले मैं जा रही हूँ अकेले? पायलट का ऐसे आजकल इनफैक्ट लोग बहुत पूछते हैं कि पायलट हो, डर नहीं लगता है? हाँ, पर हमारे इसमें सो व्हेन यू आर अ पायलट you have to go through training. So when you do your training, when you follow your procedures, when you do your checklist properly, जब आप ये सब चीज़ें अच्छे से करते हो तब आप डरते नहीं हो, क्योंकि हमें हर चीज़ पता होती है कि क्या करने से क्या होगा. अगर आपका ग्राउंड प्रिपरेशन अच्छा है तो इन एयर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अनलेस देर इज अ टेक्निकल इशू, वेदर इशू, वो अलग चीज़ है. बट अगर आपने सो बेसिकली जो हम 1 घंटे की फ्लाइट कर रहे हैं या 10 मिनट की फ्लाइट कर रहे हैं, उसके पीछे आप 4 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हो. आप सिर्फ जाके प्लेन में बैठ नहीं रहे हो. करेक्ट. हाँ, उस 10 मिनट के पीछे आपके 5 घंटे की प्रिपरेशन है. अच्छा, ओके. अच्छा, कुछ सिम्युलेटर काइंड ऑफ होता है? हाँ जी. तो ट्रेनिंग के दौरान प्लेन उड़ाने से पहले सिम्युलेटर पे भी टेस्टिंग कराते हैं क्या, कि आप उड़ा पा रहे हो, कैसे कर रहे हो, ताकि भरोसा हो? पहले नहीं होता है, वो सिम्युलेटर ट्रेनिंग के कुछ आवर्स होते हैं. वो फिल्म में देखा था, अजय देवगन वाली फिल्म में. हाँ. तो वो अलग है, बिकॉज वो एयरलाइंस के अलग होते हैं, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के अलग होते हैं. फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के होते हैं टू लर्न द रेडियो नेविगेशन और ये सब, कि आप कैसे, अगर आपका सारे इंस्ट्रूमेंट अगर उड़ गए हैं तो हाउ कैन यू लैंड
ओनली ऑन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे आपका स्क्रीन नहीं चल रही ब्लैंक है, हो गया, सब कुछ ब्लैंक हो गया, नेविगेशन देख नहीं पा रहे, कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो अब आप कैसे लैंड करोगे? सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को लेके। हाँ, इंस्ट्रूमेंट मतलब एयरक्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंट मतलब वो जो आपका जो भी है नहीं, इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे अगर व्हेन यू आर फ्लाइंग, जैसे अगर इफ आई एम लैंडिंग टुडे, कोई भी एयरपोर्ट पे मैं जा रही हूँ लैंड करने के लिए, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एक VOR होता है, तो VOR मुझे बताएगा कि ये स्टेशन किधर है, ठीक है। ILS मुझे गाइड करेगा रनवे की सेंटर लाइन तक, मतलब अगर जीरो विजिबिलिटी, कुछ नहीं दिख रहा है, तो भी जीरो विजिबिलिटी में भी मैं सेंटर लाइन पे लैंड करूंगी, क्योंकि वो मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ऐसे होता है कि मतलब नहीं भी दिख रहा है, विजिबिलिटी तो नहीं है, तभी आप कर सकते हो। तो आप उस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रस्ट करके लैंड करते हैं जी, और वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा सही बताता है? हमेशा सही बताता है। चलिए, भला है। क्योंकि उसमें अगर थोड़ी भी दिक्कत होती तो वो भी बता देता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसमें आप फिर यू कैन डिसकंटिन्यू योर अप्रोच। अच्छा, ठीक है, 200 आवर्स का ये हो गया, पेपर क्लियर हो गया, BGCA को अप्लाई किया और फ्लाइंग लाइसेंस मिल गया। करेक्ट। तो अब इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में कितना है? क्योंकि अभी तो लगता है कि बहुत ज़्यादा पायलट बन रहे होंगे पहले के मुकाबले। आई वॉन्ट टू से वन थिंग, टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि आज लग रहा है और पहले नहीं लगता था। मैं भी 2 साल घर पे बैठी थी। अच्छा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद? सब लेने के बाद भी आई वाज सिटिंग एट होम फॉर 2 years। आपको ऐसा लग रहा था कि क्या कर लिया मैंने, इतने पैसे भी लगा दिए, जॉब भी नहीं मिल रही है? बहुत, मतलब घर वालों के सब कुछ बेच दिया कुछ भी नहीं बचा है। आपको लग रहा है ये पेपर मिला है सिर्फ, इसका क्या करूं मैं? अब करूं क्या? क्योंकि जहां भी जॉब के लिए जाते यही होता है कि भाई तुम किसी को जानते हो, यू नो समबडी, क्योंकि पहले नहीं होते लगता थे। है। जैसे आज क्या होता है, आज तो अगर कुछ आया, जैसे वैकेंसी आई, आप रिटन एग्जाम दे रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, पहले तो सिर्फ एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस में होता था ऐसे कि वैकेंसी आ रही है और ये सब, पर नॉर्मली तो मतलब यू हैव टू नो पीपल, पर आज ऐसा नहीं है। लकीली अभी ऐसा है कि एयरलाइंस अपना वैकेंसी निकालती है, यू अप्लाई एंड इट्स अ वेरी फेयर, ट्रांसपेरेंट। ऑफ कोर्स इट्स गुड दैट इफ यू नो समबडी, बट वो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रिपेयर तो आपको करना ही है, रिटर्न आपको क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड जहाँ तक ये बात है कि जॉब डिफ़िकल्ट है, एवरी फील्ड ये वो जॉब इज़ डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं है कि फटाफट आप निकले और लग गई जॉब, अनलेस यू आर टॉपर, ठीक है। इसमें ये है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप टॉपर हो या कुछ भी हो, आपके पास सिर्फ एक वो लाइसेंस है, वो टॉपर हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, लाइसेंस है, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक, ये सारे टेस्ट अभी एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। इंटरव्यू में करेक्ट कई राउंड्स होते हैं, बट ये है कि हाँ, बैठना पड़ सकता है, बट ये है कि डोंट लूज योर होप्स, क्योंकि हमारे देश में, भारत देश में, इट्स एवरीथिंग इज ग्रोइंग राइट नाउ। वी आर बिकमिंग, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, वी आर बिकमिंग बेटर, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है अभी सब कुछ। तो उस वजह से एयरलाइंस आ रही हैं, एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, यहाँ के लोग छोड़ के बाहर भी जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी वैकेंसीज होती हैं, तो ये सिस्टम रोटेशन चलता रहता है। दूसरे कंट्रीज में आपने कहा लोग जा रहे हैं करियर के लिए, तो DGCA का जो फ्लाइंग लाइसेंस है, क्या वो वैलिड है अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी? ये अभी राइट नाउ मिडिल ईस्ट में वैलिड है, बट बाहर की कंट्रीज में कुछ जगह अगर उनकी वैकेंसी आई है, DGCA लाइसेंस इज वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहली चीज़। बट कुछ कंट्रीज के रूल्स होते हैं कि हम हमारे नेशनल्स को लेंगे, अपने लोगों को जॉब देंगे, कि अगर आपको US में फ्लाइंग करना है तो यू हैव टू बी US नेशनल, अगर आपको फ्रांस में करना यू हैव बी फ्रेंच नेशनल। तो वो फिर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो आप वहाँ जाके PR ले लो, परमानेंट रेसिडेंट बन जाओ, वहाँ की सिटीजनशिप ले लो, तब आप एलिजिबल हो पाओगे। बट जो लाइसेंस है इट इज़ वैलिड एवरीवेयर। तो सेम चीज़ इंडिया में भी है कि इंडियंस को ही लेना है, बाहर के लोगों को नहीं लेना है? तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है एयरलाइंस के ऊपर कि अगर वो इंटरनेशनल एयरलाइन, हमारे यहाँ एक्सपेट पायलट्स बहुत, उनके रूल्स अलग हो जाते हैं थोड़े। जैसे हमारे यहाँ है बाहर के बहुत पायलट्स, उनको एक्सपेक्ट बोलते हैं कि बाहर से आए हैं, उनके रूल्स अलग हैं, उनके मतलब सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, बट दे कांट बी अ परमानेंट एम्प्लॉय, दे आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हाँ, दे कांट बी परमानेंट एम्प्लॉय। तो अब सैलरी की बात आपने छेड़ी है, तो सैलरी की बात कर लेते हैं।
कि 1.5 करोड़ रुपया आज के डेट में लगा दिया ट्रेनिंग हाँ, में, 1 करोड़ सोच 1 करोड़ मान लेते हैं, तो सैलरी मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो कुछ 6-7 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में सैलरी बता रहा है इंटरनेट। तो व्हेन एक यू बिगिनर जॉइन, को नहीं बिगनर को नहीं है, व्हेन यू जॉइन एज अ ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, ओके, जब आप ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर भी नहीं, उसके भी नीचे जब आप ज्वाइन करते हो, तब लेट्स से आपके पास CPL है, आपने एयरलाइन ज्वाइन कर लिया, यू बिकम अ ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, तब आपको शायद स्टाइपेंड मिल जाता होगा 20, 25, 50 हज़ार जो भी है। तो क्या करेगा वो, उड़ाएगा प्लेन या ऐसे ही स्टाइपेंड लेगा और सीखेगा? नहीं, ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के बाद यू बिकम अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, JFO बनते हैं। जूनियर फर्स्ट ऑफिसर में 1 से 2 लाख होती है आपकी तो सैलरी। ट्रेनिंग के दौरान क्या वो कमर्शियल फ्लाइट उड़ाएगा? हाँ, पैसेंजर लेकर? हाँ उड़ाएगा। और कितने आवर्स के बाद वो ट्रेनी से वो जूनियर बनेगा? वो डिपेंड करता है कि आप जैसे अभी आपको मतलब सिमुलेटर फ्लाइंग करनी पड़ती है, फिर आपको लॉफ्ट फ्लाइंग हमारी एक होती है, सुपरवाइज लाइन फ्लाइंग जिसको बोलते हैं, वो करना पड़ता है। उसके बाद रूट चेक्स करने पड़ते हैं, देन यू बिकम अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, फिर 1000 आवर्स आप करते हो, फिर आप सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनते हो, फिर उसके बाद आपका हायर लाइसेंस होता है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट, पहले अभी तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो गया, फिर एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होता है, ओके, वो आप करते हो, देन यू आर एलिजिबल, आपके 2-3 हज़ार घंटे हो जाते हैं, फिर आप कैप्टन बनते हो। तो जूनियर फर्स्ट ऑफिसर लेट से 1 से 2 लाख रुपए, फिर नॉर्मल जो सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं वो 3 से 4 लाख रुपए, उसके बाद आप कैप्टन बनते हो, तो कैप्टन तो पहले तो जूनियर ही होंगे, हाँ, तो कैप्टन बनते हो तो 5 से 6 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आप सीनियर होते हो 1500 आवर्स 2000 आवर्स, तब आपको 7 से 8-9 लाख रुपए। देन आप ट्रेनर बन जाते हो, सबसे पहले आता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। तो आप उड़ा भी रहे हो, ट्रेनिंग भी दे रहे हो, जूनियर ट्रेनिंग भी दे रहे हो, जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उनकी सैलरी फिर ऐसे करते करते 8-10 लाख 11 लाख तक पहुंच जाती है। हाईएस्ट सैलरी कहाँ तक जाएगी? डिपेंड्स कौन सी एयरलाइन है, सब एयरलाइन का अलग अलग है, ओके, 1-8 लाख का कुछ फर्क होगा, बट मोटा मोटा ऑल आर सेम। जॉब सेफ्टी क्या है इसमें? जॉब सेफ्टी, यू हैव टू बी फिट ऑल द टाइम, यू हैव टू क्लियर एवरी 6 मंथ्स, आपका सिमुलेटर ट्रेनिंग चेक होता है, बिकॉज इतनी इमरजेंसीज वगैरह सब होते हैं, यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल द इमरजेंसीज, तो वो आपको एवरी 6 मंथ्स क्लियर करना पड़ता है। हर 6 महीने पे टेस्ट एवरी होता 6 रहता है? मंथ्स, एवरी ईयर। फिर आपको ग्राउंड क्लासेस होती है कि नए कुछ एडिशन आया है, कुछ रिविजन आया है, वो आपने हमारे फीचर्स आए हैं, तो वो सब करना पड़ता है। तो यू हैव टू कीप स्टडिंग। आपने ये सोच लिया कि बस अब पायलट बन गए, अब नहीं पढ़ना। अच्छा, मतलब तो पढ़ाई हर जगह ही है। पढ़ाई आपको टिल द टाइम यू आर फ्लाइंग 60 इयर्स आपको पढ़ना पड़ता है। ओके, जब आपने पढ़ाई छोड़ी मतलब यू बिकेम अनसेफ। अच्छा, और एयरलाइन कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है या फुल टाइम हायर करती है रिटायरमेंट तक के लिए? प्रॉपर रिटायरमेंट तक, अगर एयरलाइन चली तो। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एयरलाइन चली तो। अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि बहुत एयरलाइंस आ रहे हैं और बहुत एयरपोर्ट खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो बहुत सारे एयरलाइन जा भी तो रहे हैं। हाँ, जब इतना इनोवेशन है, पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बड़े नए लखपति करोड़पति बन रहे हैं, तो वो भी फ्लाई करना शुरू कर रहे हैं, ट्रेन से मूव हो रहे हैं प्लेन पे, और उसके बावजूद भी इतनी कंपनियां बंद क्यों होती हैं? ये डिपेंड करता है उनको कितना लॉसेस हो रहा है। कई बार आप कंपटीशन में इतना घुस जाते हो ना कि वो कंपटीशन मेंटेन करने के लिए मतलब यू बिकम, हर चीज़ आप इतना कॉम्पिटिटिव रख लेते हो मतलब कि फिर आप झेल नहीं पाते हो वो। झेल नहीं पाते हो, हाँ। तो देन फिर उसके बाद क्या करेगा? अगर हर महीने करोड़ों का अगर खर्चा लगा लिया और वो इनफैक्ट हर महीने नहीं, यू वोंट बिलीव, एयरलाइन का नुकसान तो ऐसे होता है 10 करोड़ पर डे, 20 करोड़ पर डे, ऐसे होता है नुकसान पर डे। ओके, तो इतना नुकसान कौन कब तक झेलेगा? एक जो एयरलाइन में जो प्लेन चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा क्या है? A320 है एयरक्राफ्ट? A380। 380। तो उसमें जब ट्रेनिंग लेते हैं, और सबसे छोटा जो प्लेन है वो कितने सीट्स का होता है? मतलब चार्टर की बात नहीं करो, पैसेंजर वाला। पैसेंजर 40 सीटर भी होते हैं, 50 सीटर भी होते हैं। हाँ। अच्छा, 40 सीटर तो बहुत कम हो गया, ऐसे छोटे प्लेन में मैं बैठा नहीं, मतलब जनरली आप बैठे होंगे ना, अलायंस में ATR होते हैं, उसमें बैठे होंगे। इंडिगो के पास ATR इंडिगो है। के पास ATR है, इंडिगो में भी वो मतलब वो 60-70 सीटर 60-70 सीट्स होगा। ओके, तो जब आप
प्लेन 60 सीटर उड़ा रहे हैं तो फिर 380 भी अगर उड़ाने का मौका मिला उसके पास प्लेन आया तो वो सेम पायलट को दे देता है वो भी उड़ाने के लिए, या उसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए? नहीं, उसके लिए अलग रेटिंग चाहिए। रेटिंग? आपका जैसे लाइसेंस है, उस लाइसेंस के ऊपर आपका एयरक्राफ्ट लिखा होता है। जैसे मेरे पास है बोइंग, ओके, तो मेरे पास लिखा हुआ है कि कैप्टन ऑन बोइंग 737 34 5 6 7 8 9 मैक्स, ये सब मेरे उसमें लिखा हुआ तो है। बोइंग का मतलब क्या हुआ? बोइंग मतलब बहुत टाइप के अलग अलग प्लेन होते हैं, होते हैं। मेनली दो होते हैं, बोइंग एंड एयरबस। एयरबस, हाँ, ये correct। दो टाइप के मेन होते हैं। तो आप अभी अपने एयरबस नहीं मार्केट उड़ाएंगे? में नहीं, तो मैं कोई और दूसरे एयरक्राफ्ट में जा ही नहीं सकती हूँ। अगर मुझे जाना है, अगर मुझे एयरबस उड़ाना है तो मुझे उसकी अलग से रेटिंग करनी पड़ेगी। लाइक आई हैव टू डू द एंटायर ट्रेनिंग फॉर एयरबस। तो बोइंग इज अ ब्रांड, राइट? एयरबस इज अ ब्रांड। correct। तो ये दो लोगों की मोनोपोली जैसे क्यों है Mercedes, इंडस्ट्री में? BMW, क्यों है दो लोगों की मोनोपोली? अब ये तो क्योंकि कोई तीसरा कोई लाया नहीं क्यों है। नहीं आ रहा? बड़ी सोचने वाली बात है। अभी रिसेंटली क्रैश हुआ था, तब इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हुई थी Correct। कि फिर पता चला कि ये बहुत बड़ा एकदम बड़ी मोनोपोली सेट करके रखा है। इंडिया में नहीं बना सकते? बना सकते हैं, आई थिंक बन भी रहे हैं। लेट्स सी, अभी सब कुछ होगा। मेक इन इंडिया प्लान चल रहा है इस पे कि हम अपने प्लेन्स बनाएं, चाहे इंजन उनका लगा दे, कोई बात नहीं। लेकिन बॉडी तो कम से कम खुद का लगा के और टप्पा लगाए कि वी आर मेकिंग आवर ओन। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, बट अच्छा। होगा फ्यूचर में, पता नहीं। फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, तो मैं समझ गया, ये प्लेन का ये सिस्टम रहता है। अब चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं, है ना? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहता है एक पायलट के लाइफ में करियर के दौरान? चैलेंजिंग रहता है कि चैलेंजिंग नहीं, मतलब एवरीथिंग इज चैलेंज। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रेनिंग्स होती है, यू हैव टू बी ऑलवेज फिट, तो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी फ्लाइंग के दौरान जो चैलेंजेस होते हैं वो वेदर होता है, इमरजेंसीज होती हैं, बट वो चैलेंज नहीं है बिकॉज यू आर ट्रेन्ड फॉर इट। मतलब आप बिकॉज आप हर चीज़ के लिए ट्रेंड हो, तो उसका ऐसे कोई इशू नहीं है। बट मेन चैलेंजेस ये हैं कि जब आप फ्लाइंग शुरू करते हो, लोग देखते हैं कि अरे पायलट है, 5 स्टार में रहता है, अरे वाह आज सिंगापुर जा रहा है, आज पेरिस जा रहा है, आज लंदन जा रहा है, वाह। बट आपको ये नहीं पता है कि वो अगर पेरिस गया है तो वो रूम से बाहर भी नहीं निकला है, सो ही रहा है अपने रूम में, सो ही रहा है, थकान है। तो ये सब चैलेंजेस है कि और उतना ही गैप मिलता है सोने के बाद उठ के और अगली फ्लाइट में बैठना है। लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग घूमने फिरने जाते हैं, बट देन द मेन चैलेंजेस आर यू आर लाइक यू वांट टू गेट ऑन टू योर स्लीप कि मैं सो लूँ इतनी देर, थकान मिट जाए, थकान फ्लाइट मिट से जाए, पहले। तो ये सब है। आप यू आर मिसिंग बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फैमिली फंक्शन, फेस्टिवल्स, ये सब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, बिकॉज आप हमेशा अभी फ्लाइंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि यू आर ऑलवेज इन योर सूटकेस, आपके सूटकेस के साथ ही चलते हो आप। अच्छा, हाँ, तो आप घर की बहुत चीज़ें मिस कर देते हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फ्लाइंग ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जैसे होम सिटी मुंबई है तो मुंबई टू वन लोकेशन गए और रिटर्न होके मुंबई ही आ गए वापस? मुंबई, दिल्ली, मुंबई पहले होता था, ये पहले होता था। पहले जब सिर्फ 2-3 एयरलाइंस थी और जब सब पेपर वर्क चलते थे तब होता था। अभी कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ। अभी क्या हो गया है, कंप्यूटर में आप सब कुछ डाल देते हो कि जैसे ये एयरलाइन है, इतना मेरा फ्लाइट है, इतने क्रू हैं, ये है वो उसमें कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि आप बॉम्बे के हो, दिल्ली के हो, कंप्यूटर आपको भेजेगा, जैसे वो फ्लाइट बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे आ रही है, बट कंप्यूटर सोचेगा कि ये इतना सा काम कर रहा है, इसको बॉम्बे से दिल्ली भेजो, दिल्ली से पटना भेजो, पटना से कलकत्ता भेजो, अब वहीं पे रोक दो, फिर कलकत्ता में रुको, फिर दूसरे दिन फ्लाइट पे उड़ाओ उसको। हाँ, फिर दूसरे दिन इसको कलकत्ता से हैदराबाद भेजो, हैदराबाद से चेन्नई भेजो, वहाँ से सिंगापुर भेज दो, फिर वो वहाँ रुकेगा। फिर तीसरे दिन आपको सिंगापुर से चेन्नई, चेन्नई से दुबई, फिर वहाँ रुकेगा। मुंबई कब आएगा? हमारा पायलट मुंबई कब आएगा? तो ये कंप्यूटर सोचता है कि एयरलाइन के लिए क्या बेटर है। तो एयरलाइन पायलट के बारे में नहीं सोचता कि इसके पर्सनल लाइफ भी है एक? नहीं सोचता। कितने टाइम के बाद वो लाता है अपने डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है, ओरिजिन सिटी पे? कभी कभी आप करते हो, ऐसा नहीं है, समटाइम्स यू डू कि बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो तो वापस बॉम्बे आ रहे हो, कभी कभी करते हो। कभी कभी आप 4 दिन में आते हो, कभी 5 दिन में आते हो, कभी कभी 6 दिन में आते हो, सो डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये होता है। आपके हस्बैंड भी पायलट है? हाँ जी।
तो वो कब मैच करता है कि दोनों ओरिजिन सिटी पे हैं? लकीली हम लोग दोनों अलग अलग उसमें हैं। वो हाँ, तो उनके टाइमिंग्स और हमारे बिल्कुल डिफरेंट है। वो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर है, मैं मतलब ही फ्लाइज नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल मतलब वो एयरलाइन में नहीं है, वो प्राइवेट फ्लाई करते हैं। ओके। हाँ, तो वो डिफरेंट होता है, तो उनके शेड्यूल अलग होते हैं। प्राइवेट का मतलब चार्टर प्लेन्स वगैरह जो वीवीआईपी के पर्सनल पायलट जी चार्टर प्लेन्स होते हैं। ओके ओके, तो उनकी लाइफ बेटर होगी ना, इजियर होगी, वो जाते होंगे और फिर वापस आ जाते होंगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि जैसे मेरे लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स से लंदन फ्लाइट है तो वो लंदन गए तो हो सकता है 2 दिन में आए, हो सकता है उनका काम खत्म नहीं हुआ 10 दिन लग गए तो 10 दिन में आएंगे। तो देखने में अच्छा लग रहा है कि आप 20-20 दिन लंदन में हो, बट फिर आप घर को मिस कर रहे हो। करेक्ट। एंड एज अ वुमेन यू कांट डू दैट। हाँ। तो फिर आप कितने टाइम में अपने घर वापस आ पाती है जब निकलती है ब्रीफकेस लेकर? कभी कभी उसी दिन आ जाते हैं, कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में। तब तो ये बच्चे के परवरिश में बहुत टफ हो जाता है। हाँ, लकीली क्या हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू किया तब ऐसा नहीं था। और तब मतलब फ्लाइंग भी ऐसी नहीं थी, अब हो गई है। सेकेंडली यू नीड टू हैव सपोर्ट एट होम, और वो भी घर का सपोर्ट। हाँ, मतलब आपके मेड के भरोसे नहीं डिपेंडेंट हो सकते ना, बच्चों को रेज करना आसान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो कोई बुजुर्ग हो, कोई फैमिली मेंबर हो 100%, मतलब आई विल, ये तो मैं बोलना चाहूँगी आजकल के जिस मतलब जो मतलब गर्ल्स हैं जो फ्लाइंग कर रहे हैं, कि मेड्स तो बिल्कुल भी नहीं। आप कितना भी अच्छा सोच लो, बट परवरिश नहीं करवा सकते बच्चों की उनके साथ। अपने बाबा दादी हो, नाना नानी घर हो, का होना तो चाहिए। ठीक है, घर का कोई एक होना चाहिए। इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग, आप हेल्प रख लो, काम सारा वो करेंगे, पर कोई देखने वाला होना चाहिए। कितने % पायलट हैं जो ट्रेनिंग लेके घर पे बैठे हुए होंगे आज के डेट में? कोई स्टैटिस्टिक है मार्केट में? अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ है, बहुत है। बट मैं फिर भी बोलना चाहूँगी कि जिसको बनना है ना, जो बिल्कुल ही जो कहते हैं ना एकदम पैशनेट है, जिसको करना ही है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है, उनको बनना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ के पीछे लगे रहते हो तो फाइनली आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो वो आपको नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, तो बेसिकली हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये मैं बोलूँगी। आप कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो 100% आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। ये तो मतलब आई हैव सीन दिस। तो अगर बनना है, हाँ, सिर्फ इसलिए कि चलो और कोई ऑप्शन नहीं है तो यही बन जाता हूँ, और फिर आपको जॉब नहीं लग रही है, देन यू आर नॉट इवन ट्राइंग, फिर यू गेट इनटू डिप्रेशन, तो और आपकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि मेंटली भी आपका चेक होगा। लाइक यू हैव टू बी फिट मेंटली ऑल्सो। अच्छा, आपके फ्लाइंग करियर में सबसे टफेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल टर्ब्यूलेंस आया तो कब आया था, कैसा आया था और कैसे हैंडल किया था आपने उसे? 2-3 बार हुआ था, मतलब जो बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा। तो उसमें क्या होता है कि हमारे एयरक्राफ्ट का आगे का जो हिस्सा होता है उसको रेडोम बोलते हैं, तो उसमें पैचेस आ गए थे। मतलब वो बिकॉज टर्बुलेंस, उसमें जो क्लाउड्स होते हैं उसमें बर्फ भी होता है। ओहो, पानी के अलावा बर्फ भी होता है, एकदम हार्ड पत्थर, चट्टान। तो पत्थर जब लगता है ना, तो वो मतलब लिटरली प्लेन का हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। तो ऐसे वेदर में भी कभी कभी होता है कि आपका सिस्टम, अभी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सब सिस्टम हो गए, बट समटाइम्स कभी कुछ गलत दिखा देता है, कभी कुछ समटाइम्स, और वो पहले की बात है। तो ऐसे हम वेदर में घुस गए थे। बट ये है कि एवरी टाइम आई गॉट इनटू वेदर और एनीथिंग, मोस्टली वेदर ही होता है, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू थिंक कि करना क्या है, क्योंकि टर्बुलेंस है, वेदर है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएगा प्लेन, नहीं, ऐसा बना है वो कि वो कंट्रोल में बना है कि कंट्रोल में। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू अवॉइड, ऐसा नहीं है कि आप अंदर घुस ही जाओ, आपको पता होता है, तो पायलट को पता होता है, तो आप मोड़ सकते हैं। मतलब क्या वो सेंसर बताता है कि हार्ड है? सब कुछ बताता है। मतलब अगर वो चट्टान की तरह अगर बर्फ बना हुआ है तो बता देगा, सब कुछ बताता है, सब कुछ। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ दिख रहा है और पायलट उसमें घुस रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। बट समटाइम्स होता है कि थोड़ा ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाता है, कभी कभी हो जाता है।
और कभी कभी अचानक से होता है। तो अच्छा। इसीलिए जैसे कैप्टन्स बोलते हैं ना कि सीट बेल्ट है तो प्लीज पैसेंजर अपना घूमना शुरू कर देते हैं। थोड़ा वो पैसा लगाया तो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ना, चिल्लाते आगे भी हैं कि पीछे। क्या है, हम खड़े नहीं हो रहे हैं, हाँ, ये हाँ, प्रॉब्लम है हमको, वो correct, प्रॉब्लम correct, है, correct. सब कुछ। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप ही की क्रू आपको safety के कुछ लिए है। बोल रहा है तो हाँ। वो ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा है। राइट राइट। तो जो भी आपको क्रू बोलता है उसको फॉलो करिए आप। थंडर स्टॉर्म्स कई बार होते हैं, बिजली कड़कती है उसके ऊपर, तो वो प्लेन कैसे डिजाइन है कि वो बिजली अगर गिरे प्लेन के ऊपर तो वो सरवाइव कर दे? हम लोग जाते ही नहीं है ऐसी जगह जहाँ बिजली गिरे, मतलब वो सब आप दिखा कैसे देता है प्रेडिक्ट कर आपको। सकते हैं कि बिजली गिरेगी नहीं वहां पे? क्योंकि बिजली नीचे गिरती है, आप ऊपर उड़ रहे हो। अच्छा, क्लाउड के आप ऊपर हो? हाँ, मतलब आप अगर क्लाउड इधर है तो मैं उसके पास जाऊंगी ही नहीं। रिसेंटली मैंने न्यूज में देखा था कि एक प्लेन के ऊपर बिजली गिरी और कैसे उसको बचाया है, क्या कुछ न्यूज देखा था मैंने सोशल न्यूज मीडिया में पे। तो कुछ भी बताते हैं। झूठ भी होता है वो? हाँ, मतलब बिजली गिरना मतलब ऐसे एवरीथिंग इज देयर, कुछ अर्थिंग अरेस्टर वगैरह बनाया होता है क्या? सब कुछ उसमें कुछ होता नहीं है। प्लेन को कुछ नहीं होता है। इट इज डिजाइंड टू हैंडल द एक्सट्रीम Extremist, कंडीशंस, है ना? तो प्लेन तो वैसे बनते हैं। इट इज़ वेरी सेफ, मच सेफर देन द ग्राउंड। बट ये है कि यू नीड टू बी ट्रेन्ड। आपको अगर आप जैसे वेदर है तो वेदर रडार यूज़ करना आना चाहिए आपको, कि आप यूज़ करके देख रहे हो कि मुझे ये वाले क्लाउड में नहीं जाना है। उसमें लेयर्स होती हैं, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, अच्छा, बता रहा है ये? हाँ, तो अच्छा, उसमें सब बताता है, वो सामने पेंट होता है पूरा। रेड में तो बिल्कुल नहीं जाना उसके है। बाद भी हम इतना हैवी टर्बुलेंस देख लेते हैं। हाँ, करंट्स, उसके आप दूर से भी निकलोगे 30-40 माइल तो भी हिलेगा वो। अच्छा, मतलब वो हवा के प्रेशर से हो जाता है क्या? प्रेशर किसका नहीं, होता है? करंट्स का। करंट्स, उसमें इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं ना बहुत। ओके ओके। अच्छा, और हाइट जो 35,000 फीट पे जनरली उड़ाते हैं? हाँ, मतलब 30 से 40,000 30,000 से 40, तो वहाँ ऊपर भी बहुत मतलब ट्रैफिक क्लियर होता है कि कोई प्लेन आ रहा है, जा रहा है, किस डिस्टेंस पे आ रहा है, जा रहा है, आपको पता रहता है? सब कुछ पता रहता है, सब कुछ। तो छोटी से छोटी डिटेल्स। एक ही रूट पे जैसे दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली आ रहे हैं तो सेम रूट से आते हैं या कर्व करके अलग प्लेन का रूट होता है? अलग अलग होते हैं। जो डायरेक्शन है, दिल्ली से बॉम्बे जो जा रहा है डायरेक्ट जिस रूट से, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा बॉम्बे से दिल्ली आने का रूट। ओके, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती? नहीं। जहाँ पे प्लेन, क्योंकि नंबर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है और आसमान काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे रोड की टेंशन भी नहीं है कि इसी रोड पे चलना है। नहीं, उसी रोड पे चलना है, अपने रूट पे ही। लेकिन आपने बताया कि जब कोई वेदर कंडीशन खराब है तो यू आर फ्री टू, हाँ, तो वो हम divert little bit. हाँ, तो हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। वो हमें पूछना पड़ता है नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कि सामने वेदर है, हमको टर्न करना है। फिर अगर कभी उधर ट्रैफिक हुआ तो उधर कोई और एयरक्राफ्ट हुआ कितना तो टाइम मिलता है पूछने और आंसर लेने में? तो वो तो दूर से दिख जाता है। अगर वेदर कितने है किलोमीटर तो दूर से दिखता है? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मिल जाता है पता? हाँ, क्लियर होता है, पता चल जाता है कि कहाँ, मतलब टेक ऑफ किया है, अच्छा अभी 15-20 मील के बाद वेदर है, तो उसको पहले से ही बोल दो कि लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, पता चल और जाता है। वो हर वक्त एक्टिवली कनेक्टेड है। जब तक फ्लाइट एयर में है तब तक वो ATC दिल्ली, अगर आप मुंबई से उड़े तो आप मुंबई से कनेक्टेड है या दिल्ली से या दोनों से? मुंबई से उड़े तो मुंबई में भी 3-4 लेयर्स हैं, ठीक है, उन सब से कनेक्ट। पहले टावर, ग्राउंड होता है, टावर होता है, रेडार होता है, कंट्रोलर होता है, फिर अहमदाबाद आता है, तो अहमदाबाद से कनेक्ट फिर हो गए? अहमदाबाद से कनेक्ट हो गए, फिर अहमदाबाद, फिर दिल्ली कंट्रोल आता है, फिर उसका रेडार वेडार सब करके ओके, तो यू आर आप ऑलवेज कनेक्टेड। ओके, तो आप जब पूछ रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आप दिल्ली से पूछ रहे हैं या मुंबई से या अहमदाबाद से? नहीं, हमें पता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी हम यूज करते हैं ना। जैसे अगर मुझे दिल्ली से पूछना है तो मुझे दिल्ली की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी, फिर मैं उससे पूछूंगी। ओके, हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी रेडियो के चैनल्स की तरह काम करता है, जैसे वॉकी टॉकी में हम यूज हाँ करते जी, हैं, हाँ जी। उसी प्रकार से। जी। जनरली अनाउंसमेंट होता है कि आप फ्लाइट मोड में डाल दो अपने फोन को। अब कई लोग नहीं डाल रहे, ये कितना सेफ और अनसेफ है? ये मतलब सिग्नल से थोड़ा सा आपको, इट्स बेटर टू कीप इट ऑन एयरप्लेन मोड। नहीं, ठीक है, लेकिन क्या मैं रिस्क में हूँ जस्ट बिकॉज कि मैनी हैव नॉट टर्न्ड इट इन फ्लाइट मोड? इतना रिस्क नहीं है, बट क्या होता है, कई जगह आपका सिग्नल से इंटरफेयर करता है, कई जगह आपका, जैसे ग्राउंड पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्यूलिंग हो रही होती है, तो
बिकॉज ऑफ द सिग्नल, बिकॉज ऑफ द फ्यूल, तो उससे फायर हो सकती है उससे, या फिर इन एयर सिग्नल्स को वो कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। लैंडिंग के टाइम पे वी हैव ग्राउंड सिग्नल्स कमिंग। एयरलाइन इंडस्ट्री में जेंडर इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पायलट कितना है? मतलब एयरलाइन प्रेफर करते हैं कि मेन ही चाहिए या वुमेन भी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायलट चाहिए। पायलट इज नॉट, पहले होता था, पहले बहुत था, जब मतलब मैंने जब शुरू किया था तो थोड़ा था जेंडर बायस्ड कि अरे जैसे बोलते हैं ना लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। तो थोड़ा पहले था ऐसा। अच्छा। जैसे ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये सब मैनली जॉब, यू नो। तो अब पायलट लड़कियां प्लेन कैसे उड़ाएगी? मैनली है। क्योंकि पहले प्लेन बहुत कन्वेंशनल होते थे जिसको एक्चुअली आपको प्रॉपर उड़ाना पड़ता था। अभी और ऐसा भी नहीं है, वो टाइम पे भी बहुत लेडीज हुई है, तो ऐसा लोग सोचते थे, बट तब भी बहुत ग्रेट पायलट्स थी लड़कियां। तो ऐसा नहीं है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स टोटल इक्वालिटी। कोई ये नहीं बोलता लड़की है तो ऐसे फ्लाई कर रही होगी या ऐसे, कुछ नहीं। प्लेन को टेक ऑफ करना ज़्यादा इजी है या लैंड करना ज़्यादा इजी है? कई बार मैं देखता हूँ लैंड करने में ना धड़ाम से पटकते हैं, वो क्या होता है? लैंडिंग थोड़ी मतलब लैंडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टेक ऑफ तो ठीक है, बट लैंडिंग्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो लैंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम लैंडिंग्स मैनुअली होती है। तो उसके भी सारे आपको मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स होते हैं कि इस टाइप से आपको ये रनवे है, हर जगह का अपना अलग है, और उस हिसाब से आपको ट्रेन किया जाता है लैंडिंग के लिए। तो लैंडिंग मतलब वो पायलट की क्वालिटी है कि एकदम स्मूथ लैंडिंग कोई देता है, कोई एकदम झटके के साथ। वो भी डिपेंड करता है कि आपका रनवे बड़ा है, छोटा है, आप बारिश हो रही है या कुछ भी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मैं रांची कभी जाता हूँ ना, तो रांची का रनवे लगता है थोड़ा छोटा है, तो और रांची का जो जैसे बहुत चीज़ें फैक्टर करती है, हर जगह सेम नहीं होती है। जैसे रांची जो है थोड़ा सा गर्म जगह है, तो वहाँ पे ग्राउंड करंट्स बहुत होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जब अप्रोच पे भी आ रहा होता है तो थोड़ा हिलता भी है प्लेन। रांची तो नहीं, ग्राउंड कभी कभी गर्मी में, और मोस्टली ये मार्च अप्रैल मई के टाइम पे। बड़ी गर्मी रहती है। और रनवे छोटा होता है तब भी, बिकॉज आपको उतने डिस्टेंस पे रोकना भी पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर कमिंग एट 200-300 किलोमीटर की स्पीड पे आप लैंड कर रहे हो। जी, तो आपको रोकना भी पड़ेगा। तो उसके लिए कई बार आपको, तो हमारा एक लैंडिंग जोन होता है, तो आपको वो ही लैंडिंग जोन में लैंड करना पड़ता है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। अगर आपको लग रहा है आप उससे आगे जाओगे तो यू हैव टू डिसकंटिन्यू द अप्रोच एंड अगेन कम बैक। अगर किसी के पास अपना चार्टर प्लेन है या नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो ऐसे ही चाहता है कि चलो एक फ्लाइंग लाइसेंस लेते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो हम खुद उड़ाने के लिए सक्षम रहेंगे, तो ये भी पॉसिबल है, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं? हाँ, पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ कैटेगरी होती है, एक है 5700 kgs। अगर 5700 किलो के नीचे का प्लेन है तो आप उड़ा सकते हो। कौन सा प्लेन होता है उसके अंदर? उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो 6-7 सीटर बहुत सारे होते हैं। Okay. हाँ, पर आपको अपना लाइसेंस करंट रखना पड़ता है। आपको लाइसेंस करंट मतलब आपको हर साल महीने वाला जो वो टेस्ट वो सब करना पड़ता है। तो अगर आपका लाइसेंस करंट है तो आप कर सकते हो। तो अगर जिसको जॉब नहीं चाहिए और खुद से अपना एक लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंस चाहिए, तो उसको भी वही 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा सीखने के लिए। एक पायलट बनने के लिए क्या करना होता है? So if you want to become a pilot in 2026 today, सबसे पहले आप ये देखो आपका 10+2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ है, आपने 12th किया है। उसके बाद आप मेडिकल कीजिए, बिकॉज अगर आपने मेडिकल क्लियर कर लिया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप DGCA वेबसाइट पे जा सकते हो, उसमें सारे अप्रूव्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, उनकी लिस्ट दे रखी है। तो फर्स्ट 12th, then you do your medical, then you can join any flying school academy, या आप कैडेट पायलट में जा सकते हो। आप CPL कीजिए, उसमें आपको CPL करने में आपको ग्राउंड क्लासेस करनी पड़ेगी, आपको फ्लाइंग आवर्स 200 आवर्स करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद यू गेट योर CPL। कैडेट पायलट है तो आपको जॉब जहाँ से आपने किया है वो आपको दे देंगे, और कन्वेंशनल किया है देन यू कैन अप्लाई फॉर एयरलाइंस। सो अगर आपने नॉर्मल कन्वेंशनल CPL किया है तो अराउंड 50 to 70 lakhs लगेंगे।
कैडेट पायलट में 1 to 2 करोड़ तक चला जाता है ये। CPL और कैडेट पायलट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? CPL एक होता है कन्वेंशनल, जो आप अपने खुद से करते हो, अपने हिसाब से करते हो, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब कि आपके पास जैसे अगर अभी पैसे कम हैं तो आपने थोड़ी फ्लाइंग कर ली, अगर पेपर नहीं क्लियर हुआ है तो थोड़ा वेट कर लिया, पेपर क्लियर, अपने हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। बट जॉब गारंटेड नहीं है, बट फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपके पास। आपको कौन सा फ्लाइंग स्कूल चूज करना है, आपको कहाँ जम रहा है, आपको बाहर जाना है, यहीं पे रहना है, यू हैव ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी विथ यू, बट जॉब गारंटेड नहीं है। वो होता है आपका 50 to 75 lakhs में। कैडेट पायलट होता है कि आप डायरेक्ट एयरलाइन को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वो होता है ऑलमोस्ट 1 to 2 करोड़ में। उसमें ये होता है कि वही लोग आपका, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं अभी इतने पैसे दूंगा, इतनी फ्लाइंग करूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो सारा फिक्स है, वो सब डिसाइडेड है, फ्लाइंग स्कूल डिसाइडेड है, ग्राउंड स्कूल डिसाइडेड है, उसके बाद सब कुछ हो जाता है, दे डू एवरीथिंग फॉर यू, एंड उसके बाद आप वही आपको जॉब में भी, मतलब आप वही एयरलाइन में, दिस इज कॉल्ड कैडेट प्रोग्राम। तो कैडेट प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना रहता है? 2 साल तो मिनिमम होगा, 2 से 3, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट इतना 2 years आप लेके चलो, 2 to 3 years तो मिनिमम लगते ही हैं। 1.5 to 2.5 years आप मान के ले लो। तो अगर किसी ने कैडेट प्रोग्राम ज्वाइन किया 12th के बाद ही ना, और वो पायलट बन गया, तो उसके बाद वो अपना ग्रेजुएशन अगर करना चाहे तो ओपन से ही कर पाएगा, क्योंकि वो जॉब पे है। करेक्ट, कर सकते हैं, है ना, लेकिन आवश्यक नहीं है वो करियर आगे। हाँ, अगर आपको, इट्स बेटर इफ यू डू द डिग्री। एक पायलट की एक आमतौर की ज़िंदगी कैसी होती है? कितने आवर्स की फ्लाइंग होती है एक महीने में? महीने में लिमिटेशन है हमारी, जैसे कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस होता है, तो लिमिटेशन है 125 hours, दैट इज इन 30 days। यस, ओके, तो लगभग वो 8 hours a day का हुआ। हाँ, बट हम लोग फ्लाइंग करते हैं, हर एयरलाइन का जो एवरेज है वो 70 hours है। ओके, हाँ, तो आप 70 hours तक नॉर्मली फ्लाइंग होती है। कई बार जैसे फॉग सिचुएशन है, बारिश का सिचुएशन है, तो उसमें फ्लाइंग आवर्स बढ़ सकते हैं, या कभी एयरलाइन के पास पायलट थोड़े कम है तब फ्लाइंग आवर्स बढ़ सकते हैं। नॉर्मली एवरेज है 70 to 80 hours। ओके, तो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आखिरी मैसेज जो उन यूथ के लिए जो पायलट बनने का ड्रीम रखते हैं। आजकल के जो यूथ, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि अभी शॉर्ट्स और रील का ज़माना है, तो उनको लगता है कि सब कुछ क्विक हो जाती है, एवरीथिंग इज़ क्विक शॉर्ट की जैसे, तो वैसा नहीं है। You have to work hard, you have to be consistent. If you work hard and be consistent, 100% you'll achieve your dreams. और ऐसा नहीं है कि 2-2 मिनट का रील देखा, थोड़ा आया आपको जोश आया और फिर रील जैसे ख़त्म हुई जोश चला गया, वैसे नहीं होना चाहिए। वर्क हार्ड। ऑलराइट, या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैम, मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इतने डिटेल्ड में, अनफिल्टर्ड तरीके से आपके क्वेश्चन बहुत अनफिल्टर्ड थे। अनफिल्टर्ड थे, ठीक है, अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि लोगों को भी जो पायलट बनना चाहते हैं उनको एक सही रोड मैप मिल पाएगा इसको देखकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द राउंड इन द शो। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो आपने टीना मैम को सुना, टीना गोस्वामी जी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एयरलाइन कैप्टन हैं। इन्होंने आपको रोड मैप दिया है पायलट बनने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसी प्रकार के पॉडकास्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।